ये किताब रासायनिक सूत्रों की है, जिसमें औषधि के लिए 1000 विभिन्न प्रकार के तरीके बताए गए थे। मेज पर रखकर वह खुद से पूछता है कि क्या उसे वास्तव में शुरुआत करनी चाहिए। फिन ने देखा कि जिस किताब को वह पढ़ने वाला था, उसमें औषधि के लिए रासायनिक सूत्र थे और उससे पूछा कि यह क्या है। उसने जवाब दिया कि उसे यह अपने पिता की लाइब्रेरी में औषधियों के प्रभाव को बढ़ाने के तरीकों के बारे में शोध करते समय मिला था और उसने विभिन्न औषधियों पर इसका प्रयोग किया था, लेकिन उसके पिता ने उसे पकड़ लिया था। फिर उसके पिता ने उसे डांट कर उस किताब को सील कर दिया था। वह विश्वास नहीं कर पाया कि उसका शोध, जिससे वह अपने सीमित जीवन को बढ़ा सके, इस तरह काम आएगा। फिर उसने उस पन्ने को खोज निकाला जहां उन जोड़ों के लिए जो बोर हो चुके थे, रोमांच की औषधि लिखी थी। उसने देखा कि इसकी कुछ बूंदें प्रेम की प्रज्वलित ज्योत को फिर से जगा सकती हैं। साथ ही एक एक समाधान भी बताया गया था, 100% सफल औषधि जिसका इस्तेमाल वे जोड़े कर सकते थे जो खुद का बच्चा चाहते थे। फिर उसने खाली अलमारी को खोला और जुड़वाओं से कहा कि अगर कोई उसे ढूंढ रहा है तो उन्हें बता दें कि वे नहीं जानते, जिससे वे सहमत हो गए। फिर उसने अलमारी के अंदर अपनी शक्ति डाली और अपने विस्तार कौशल का प्रयोग किया। उसकी जादुई शक्ति अलमारी में फैल गई और वह एक कमरे जितनी बड़ी हो गई। उसे लगता है कि जगह उसके लिए काफी है और वह खुद से पूछता है कि क्या औषधि बनानी शुरू करे। बाद में महल की अंधेरी रसोई घर में किसी ने भीतर से हंडी को उठाया और फिन ने चारों ओर देखा कि कोई है या नहीं। जब रसोई घर शांत लगा तो उसने अपनी स्टोरेज से एक औषधि निकाली। उसने अपने हाथ में औषधि को देखा और याद किया कि लुइस ने उसे कहा था कि वह उन औषधियों को ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस के कल खाने वाले सामग्री पर छिड़के। उसने यह भी याद दिलाया था कि वह सिर्फ उन सामग्रियों पर औषधियां डाले जिन्हें ग्रैंड ड्यूक और डचेस खाएंगे। फिन ने अपने सामने के खाने को देखा और सोचा कि वह कैसे पता करेगी कि ग्रैंड ड्यूक और डचेस किन सामग्रियों को कल खाएंगे। उसने कुछ देर सोचा और फिर हर खाने पर औषधियां छिड़क दी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कहाँ क्या है। फिर वह रसोई घर के दूसरे हिस्से में उड़ गई और औषधि की बोतल खोलकर सोचा कि उसे अनाज पर भी छिड़कना चाहिए, क्योंकि वह जानती थी कि वे खाने के लिए इससे ब्रेड बनाए जाने वाले हैं। उसने फिर पानी में औषधि डाली और अपनी शक्ति से पानी और औषधियों को उठाया। जब पानी एक गोल घेरे में इकट्ठा हुआ तो उसने उसे कमरे के हर अनाज पर फैला दिया, जिसके बाद वो चिल्लाई कि उसका मिशन पूरा हुआ और खुशी से लुइस के पास उसकी रिपोर्ट देने के लिए वापस चली गई। अगले शाम लुइस ग्रैंड ड्यूक और डचेस के कमरे में झांकता है, सोचकर कि अगर फिन ने निर्देशों का पालन किया है तो आज ग्रैंड ड्यूक और डचेस ने जो भोजन किया होगा उसमें औषधि शामिल होगी। फिर वह महिलाओं की बातचीत की आवाज सुनता है, जिससे वह चौंक जाता है और फिर से छिप जाता है। नौकरानी खुशी से गुप्त बातचीत करती है और उसके पास से निकल जाती है। जब नौकरानियां चली गईं तो वह राहत की सांस लेता है, क्योंकि वह पकड़ा जाता। फिर से वह ग्रैंड डचेस और ड्यूक के कमरे में झांकता है और देखता है कि वे एक दूसरे से अलग बैठे हैं। ग्रैंड ड्यूक गला साफ करता है और ग्रैंड डचेस की ओर देखता है, जो चुपचाप सोफे पर बैठी है। वह सोचती है कि कुछ अजीब है और आश्चर्य करती है कि आज उसका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। लेकिन फिर ग्रैंड ड्यूक उसके कंधे पर हाथ रखता है और वह मीठी नजरों से उसकी ओर देखती है। ग्रैंड ड्यूक अपनी पत्नी से कहता है कि वह आज बहुत खूबसूरत लग रही है, जिससे वह आश्चर्यचकित होती है और मीठी निगाहों से ग्रैंड ड्यूक की ओर देखती है। जब ग्रैंड ड्यूक और डचेस कमरे में एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं तो वह सिर हिलाता है और कहता है कि यह एक शानदार रात है। अचानक जुड़वां वहां आते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है और शानदार से क्या मतलब है, जिससे वह थोड़ा कूदता है और चौंक जाता है। जुड़वां उससे बार बार पूछते हैं कि बात क्या है, लेकिन वह सिर्फ अपना मुंह ढंकता है और गुस्से से बड़बड़ाते हुए जुड़वाओं को खींचता है कि उन्हें ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानना चाहिए। फिर वह ग्रैंड डचेस और ड्यूक के कमरे में झांकता है, क्योंकि वह जानता है कि उन्होंने जो करना था कर लिया है। अगले दिन ग्रैंड डचेस तरोताजा गलियारे में चल रही है और कह रही है कि बहुत समय से ऐसा सुंदर मौसम नहीं आया था। लेकिन फिर उसे नौकरानियां घबराती हुई दिखाई देती हैं। वह उनसे पूछती है कि इतनी सुबह क्या बात है जिससे वे इतनी व्यस्त हैं, और नौकरानी लगभग अटकत अटकती हुई उसे बताती है, जिससे वह दरवाजा खोलकर अंदर की नौकरानी से पूछती है कि यह क्या बकवास है और बच्चे कहाँ गायब हो गए। नौकरानी रोती हुई जवाब देती है कि जब वे सुबह आई तो बच्चे कहीं नहीं थे और वे अब भी उन्हें लोगों के बीच ढूंढ रही हैं। दूसरी नौकरानी डचेस से चिल्लाकर कहती है कि उसे मेज पर यह पत्र दिखा। ग्रैंड डचेस घबराहट में पत्र छीनकर पढ़ती है और आश्चर्यचकित रह जाती है। पत्र में लिखा है कि बच्चों को लगता है कि उनके गायब होने पर वह आश्चर्यचकित होगी।
हालांकि जैसे मिलन होता है वैसे ही बिछड़ना भी होता है, और वे अब अपने रास्ते पर जा रहे हैं। वे उससे कहते हैं कि वे उनकी दयालुता के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं जिसका वे वहां रहते हुए अनुभव कर सके, और आशा करते हैं कि वे अपने बेटे को खोने के दुख से जल्द उबर जाएं। पत्र के अंतिम हिस्से में लुइस ग्रैंड डचेस से कहता है कि एक नई जिंदगी उनके लिए आने वाली है और उन्हें उस नई जिंदगी पर उतना ही प्यार बरसाना चाहिए जितना उन्होंने उन पर दिखाया था। पत्र को उनकी शुभकामनाओं के साथ समाप्त किया होता है। डचेस रोते हुए पत्र को गले लगाती है और कहती है कि उन बच्चों को पहले से ही सब पता था और यह उसकी गलती है क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं से बच्चों पर बोझ डाला। लेकिन वह सोचती है कि नई जिंदगी से उनका क्या मतलब है और यह आखिर क्या है। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा कि यह अच्छी खबर है और बताया कि ग्रैंड डचेस एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली है। शुरू में वह भ्रमित थी, लेकिन ग्रैंड ड्यूक ने उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसे बच्चों के पत्र की याद आई और उसे समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। वह रोते हुए ग्रैंड ड्यूक से कहती है कि उस पत्र में जिस नई जिंदगी का जिक्र किया गया था वह एक नया बच्चा है। ग्रैंड ड्यूक ने जवाब दिया कि लगता है कि वे बच्चे पहले से ही जानते थे कि वह गर्भवती होगी। रोते हुए वह ग्रैंड ड्यूक से कहती है कि वे बच्चे भगवान द्वारा भेजे गए दूत होने चाहिए, और उत्साहित ग्रैंड ड्यूक चिल्लाता है कि वे इस दुर्लभ अवसर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्हें अभी गोदामों को खोलकर सभी आम लोगों को रोटी वितरित करने का आदेश देते हैं। फिर आदमियों ने आम लोगों के लिए एक झुंड की तरह रोटी बनाई और वितरित की, बिना जाने कि लुइस द्वारा बनाया गया औषध उनकी बनाई रोटी में मिला हुआ था। इस तरह उस साल कैनबर्ग में सबसे अधिक बच्चे पैदा हुए। किसी छोटी गलती से बना यह अनजाना तोहफा बाद में एक बड़े प्रसंग के प्रभाव का कारण बनेगा, लेकिन यह अभी भी एक दूर के भविष्य की कहानी है। उत्साहित जुड़वां चिल्लाकर कहते हैं कि उन्हें यात्रा करना बहुत पसंद है और उन्हें ऐसे 100 बार और करना चाहिए। वह उनसे कहता है कि उन्हें कम से कम 10 साल और यात्रा करनी है, लेकिन जुड़वां चिल्लाते हैं कि 10 साल की बजाय उन्हें 100 साल यात्रा करनी है, जिससे वह चुप हो जाता है और फिन उससे मजबूत रहने को कहती है। वह सोचता है कि उसने वहां बहुत समय बर्बाद कर दिया और अगर ऐसी अनपेक्षित स्थितियां बार बार होती रहेंगी तो यात्रा और लंबी हो जाएगी। वह जानता है कि उन्हें महाद्वीप को जल्दी पार करने के लिए जानकारी की जरूरत है ताकि उनकी यात्रा का समय कम हो सके, लेकिन वह जानता है कि फिलहाल इसका कोई तुरंत समाधान नहीं है। केनी उत्साहित होकर उससे पूछता है कि कोई भी जानवर यहाँ क्यों नहीं है। केन उससे आत्मविश्वास से कहता है कि वह किसी भी मॉन्स्टर को पकड़ने में सक्षम है। लुइस उन्हें बताता है कि 3 ड्रैगन घूम रहे हैं जिनसे एक डरावनी गंध फैल रही है, और उनसे पूछता है कि कौन सा पागल जानवर उनके पास आएगा। केन अपने कपड़ों की गंध लेता है और पूछता है कि क्या उनसे बदबू आ रही है। केनी उसे बताती है कि उसे कोई गंध नहीं आ रही है। निराश होकर वह उनसे भूल जाने को कहता है। केन पूछता है कि डाकुओं के बारे में क्या, और केनी उसे पूछती है कि क्या यहाँ कोई डाकू नहीं है। वह जवाब देता है कि हर दिशा में स्पष्ट दृष्टि और आंखों की सीमा तक बर्फ के अलावा कुछ नहीं। भले ही वहां डाकू होते तो भी वे नहीं जानते कि वे कहां से आएंगे। वह जोड़ता है कि जब तक डाकू अचानक जमीन से नहीं उगते, तभी डाकू अचानक उसके पीछे की जमीन के नीचे से बाहर आ गए और लड़खड़ाते हुए चिल्लाते हैं कि न हिलें और जो कुछ भी उनके पास है वह उन्हें सौंप दें। जुड़वां उत्साहित हैं कि डाकू आ गए हैं और जमीन से उगाए हैं, जिससे वह इसे सच मानने में असमर्थ है और खुद से पूछता है कि क्या यह सच है।